अंधेरी रातों में जब हर चीज पर एक गहरा सन्नाटा छाया होता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहां सन्नाटे में भी एक आवाज गूंजती है। ये वो आवाज नहीं होती जिसे सुना जा सके, बल्कि वो एहसास होता है जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो मुंबई से चलकर इलाहाबाद आ रहा था अपना यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, मगर इस घटना ने उसके सपनों को एक टुकड़े में कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रोहित है और ये घटना 2012 की है। उस दिन मैं मुंबई से इलाहाबाद के लिए रवाना हुआ था, दिल में एक उम्मीद और ढेर सारे ख्वाबों का बोझ लिए। आखिरकार यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का मौका जो मिला था, इतने सालों की मेहनत और तैयारी के बाद ये दिन आया था। ट्रेन में बैठते ही मैं हर वो किताब, हर वो नोट्स याद करने की कोशिश कर रहा था जो मेरे काम आ सकते थे। लेकिन जब ट्रेन रास्ते में लेट होने लगी तो मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। इस एग्ज़ाम के लिए मैंने सालों इंतज़ार किया था और अब जब मौका सामने था तो ये ट्रेन का लेट होना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। इलाहाबाद पहुंचने का समय तो रात के 8 बजे का था, पर ट्रेन लगातार लेट होती जा रही थी और आखिरकार आधी रात के बाद ट्रेन ने नैनी स्टेशन पर दस्तक दी। मेरे पास ज़्यादा विकल्प तो नहीं थे क्योंकि इलाहाबाद अब ज़्यादा दूर नहीं था और टैक्सी लेकर मैं जल्दी पहुंच सकता था। लेकिन उस वक्त का माहौल और ठंड का असर ऐसा था कि मेरे कदम आगे बढ़ते हुए भी रुक रुक कर चल रहे थे। उस स्टेशन पर उतरते ही मुझे एहसास हुआ कि यह सफ़र कुछ अलग ही मोड़ ले रहा था। स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही मैंने घड़ी पर नज़र डाली। रात के करीब 2 बज रहे थे। इस समय का माहौल कुछ अलग ही होता है और जब आपको इतनी ठंडी और सुनसान जगह पर उतरना पड़े तो अजीब सी बेचैनी ज़रूर महसूस होती है। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, एक ठंडी हवा के एक तेज झोंके ने मेरे चेहरे को छू लिया। ठंड का एहसास इतना गहरा था कि मेरी रूह तक में सिरन दौड़ गई। दिसंबर की ठंडी रात थी और आसपास की हवा में जैसे एक गहरा सन्नाटा बसा हुआ था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। स्टेशन के चारों तरफ धुंध की एक हल्की परत छाई हुई थी जो इस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। स्टेशन पर बस इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। कुछ यात्री ठिठुरते हुए अपने आप में सिमटे हुए थे तो कुछ अपने बड़े बड़े शॉल में लिपटे हुए बेंच पर बैठे हुए थे, शायद अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर थकान का गहरा असर साफ दिखाई दे रहा था, पर उस थकान के पीछे एक अजीब सा डर भी महसूस हो रहा था, जैसे उन सबको इस जगह के बारे में कुछ पता था जो मुझे नहीं था। स्टेशन पर पसरे सन्नाटे में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, कुछ दूर खड़े एक बूढ़े मूंगफली वाले की आवाज़, जो अपनी धीमी आवाज़ में मूंगफली ले लो कह रहा था। तो मैंने अपने कोट को कसकर लपेट लिया और अपनी सांसों को समेटते हुए स्टेशन के बाहर की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं स्टेशन के बाहर पहुंचा, मैंने देखा कि एक बूढ़ा मूंगफली वाला अपने छोटे से ठेले के साथ एक कोने में खड़ा था। ठंड में उसकी हालत देखकर मुझे हैरानी हुई, पर उसने मुझे आवाज़ लगाई, बाबू मूंगफली ले लो। मैंने सोचा थोड़ी मूंगफली लेकर रात के सफ़र में कुछ खा भी लूँगा। उसके ठेले के पास रुककर मैंने मूंगफली ली और उसके हाथ में पैसे रख दिए। मूंगफली को चबाते हुए मैंने टैक्सी की तलाश शुरू करी। मेरे मन में सोचा इलाहाबाद तो बगल में ही है, टैक्सी लेकर वहाँ जल्दी पहुँच जाऊँगा। पर टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ते हुए मैंने देखा कि वहाँ एक भी टैक्सी नहीं थी। ठंड के कारण शायद सभी टैक्सी चालक रात के इस वक्त अपने अपने घर चले गए होंगे। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय इसके कि मैं किसी से पूछूं कि इस वक्त कोई साधन मिल सकता है या नहीं। ठंड के कारण मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे और पूरा माहौल अजीब सा लग रहा था। तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो स्टेशन से कुछ दूर एक खंबे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें मुझसे मिलते ही उसने मुस्कुराया। हल्की हल्की रोशनी में
उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। उसने मेरी ओर देखा और मुझे इशारे से बुलाया। मैं हैरान था कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही थी, मगर जाने क्यों उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे उसकी ओर खींच लिया। तो जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने हल्की आवाज में पूछा, आप इलाहाबाद जा रहे हैं? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन टैक्सी नहीं मिल रही। उसने मेरी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, इलाहाबाद तो करीब ही है, हम पैदल चल सकते हैं। मैंने उसकी बात पर विश्वास करते हुए उसके साथ चलने का फैसला किया। तो हम दोनों धीरे धीरे स्टेशन से बाहर की ओर चलने लगे। ठंडी रात की हवाओं ने हमें जैसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था और गहरे सन्नाटे ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। रास्ते में उसने बताया कि वो भी इलाहाबाद जा रही है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कहीं कुछ छिपा रही हो, लेकिन मैं भी उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। वो लड़की मुझे रहस्यमयी और अपरिचित सी लग रही थी, फिर भी उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि मैं उसके साथ चलते रहने पर मजबूर हो गया। रास्ता बिल्कुल खाली था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हर कुछ कदम पर मेरी नजरें उसके चेहरे पर टिक जाती, जो चुपचाप बिना कुछ कहे आगे की ओर देखती हुई चल रही थी। उसकी आंखों में कोई गहरी उदासी थी, जो उसकी बातों में भी महसूस हो रही थी। मैंने कई बार कोशिश की कि उससे कुछ और बात करूं, लेकिन उसकी गंभीरता के कारण मेरे शब्द जैसे गले में अटक जाते। चलते चलते हम एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। ठंड का असर और गहरा हो गया था और मैं खुद को कुछ असहज महसूस करने लगा। हम दोनों उस सुनसान रास्ते पर चलते जा रहे थे और अचानक मुझे महसूस हुआ कि मुझे पेशाब करने की ज़रूरत है। मैंने उसे रुकने का इशारा किया और बोला, 1 मिनट रुकिए, मैं बस वापस आता हूँ। उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और एक अजीब सी चुप्पी के साथ वहां खड़ी रही। सड़क के किनारे पर कुछ घनी झाड़ियां थी, तो मैं उन झाड़ियों के पास पहुंचा और भीतर जाकर एक जगह ढूंढी और जहां मुझे थोड़ी राहत मिल सके। जैसे ही मैंने अपने आप को हल्का करना शुरू किया, वहां का माहौल अजीब सा महसूस होने लगा। ठंड पहले से और गहरी लग रही थी, जैसे किसी अदृश्य चीज ने हवा को भारी बना दिया हो। अचानक से मुझे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। वो आहट धीमी पर यकीनन थी, जैसे किसी ने मेरे ठीक पीछे कदम रखा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई। दिल की धड़कनें तेज हो गई और मैंने तुरंत अपने चारों ओर तरफ नजर घुमाई, मगर वहां कुछ भी नजर नहीं आया। सिर्फ अंधेरे में झाड़ियां हल्की हल्की हिल रही थी और हवा की सरसराहट चारों ओर गूंज रही थी। पर हवा में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे बहुत पास में हो। अचानक ठंड एकदम से बढ़ गई और मैं घबराकर बाहर की ओर भागा। वहां पहुंचकर देखा कि वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे उसकी गैर मौजूदगी अजीब लगी। वो लड़की जो अभी कुछ पल पहले मेरे साथ थी, अचानक कहाँ गायब हो गई। मन में कई सवाल उठने लगे। क्या उसने मुझे छोड़ दिया? क्या वो किसी और दिशा में चली गई? या फिर मेरे अंदर का डर धीरे धीरे और भी गहराने लगा। पर मैं खुद को संभालते हुए सोचने लगा, शायद उसने मुझसे आगे चलना शुरू कर दिया होगा। तो मैंने खुद को संभाला और चलना शुरू किया। मैंने अपने कदम फिर से सड़क की ओर बढ़ाए। हर कदम के साथ मेरे मन में एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और ठंडी हवा बार बार मेरे चेहरे को छूकर निकल रही थी, जैसे मुझे इस सुनसान जगह से बाहर निकलने के लिए आगाह कर रही हो। जैसे ही मैं कुछ कदम और बढ़ा, दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वो आहट धीमी थी लेकिन बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। कोई भी नहीं था, पर वो आहट मेरे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लगा जैसे वो आहट सिर्फ मुझे सुनाई दे रही हो, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे डर को और बढ़ाने के लिए खेल रचा हो।
मैं आगे बढ़ने से डर रहा था और पीछे मुड़ने से भी। तभी अचानक दूर से एक घंटी की आवाज़ सुनाई थी। वो आवाज़ धीरे धीरे पास आती जा रही थी, जैसे वो आवाज़ मुझे और डराने के लिए ही पैदा हुई हो। इतना सब कुछ महसूस करने के बावजूद मैं उस अंधेरी सुनसान सड़क पर आगे बढ़ा चला जा रहा था। तभी अचानक मुझे दूर एक इंसानी आकृति दिखाई दी। वो एक बूढ़ी अम्मा थी जो देखने में किसी गांव की लग रही थी। उनका शरीर झुका हुआ था, जो अक्सर बुढ़ापे के वक्त शरीर झुक ही जाता है। वो सड़क के किनारे इतनी रात गए एक चबूतरे पर बैठी थी, सिलावारिस की तरह। उनके चेहरे पर छुर्रियां और आंखों में थकी हुई सी चमक थी। जब मैंने उसके करीब पहुंचकर नजर उठाई तो वो मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में गहरी चिंता और एक अनजाना डर छलक रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ी और धीरे से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? मैंने धीरे धीरे उनकी ओर देखकर पूरी बात बताई कि कैसे मैं इलाहाबाद जाने की कोशिश कर रहा था, पर ट्रेन लेट हो गई और मैंने सोचा कि टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। मैंने उनसे उस अजीब माहौल, सुनसान रास्तों और घंटी की डरावनी आवाज़ और उस लड़की के बारे में भी बताया। वो ध्यान से मेरी बात सुनती रहीं। उनकी आंखों में चिंता और गहरी होती गई और उनने मेरी बात सुनते ही एक लंबी सांस ली और कहा, यहाँ मत रुकना, इस जगह में बहुत से राज दफन हैं। उनकी आंखों में अजीब सा डर था और मैं उनके चेहरे को देखकर समझ गया कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो मुझे एक सड़क की तरफ इशारा करके बताने लगी, ये रास्ता इलाहाबाद की तरफ जाता है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। मैंने उनकी बात मान ली और तेजी से चलने लगा। रास्ता बेहद सुनसान था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद मुझे एक पान की दुकान नजर आई जो बंद थी, पर वहाँ एक आदमी खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि इलाहाबाद की टैक्सी कहाँ मिल सकती है। उसने मुझे बताया कि इस वक्त यहाँ से टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। वो भी मुझसे कुछ अजीब सवाल पूछने लगा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आंखों में एक अजीब सा शक नजर आ रहा था और मुझे उसके सवालों का जवाब देते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जाल में फंसता जा रहा हूँ। मैंने फिर वहाँ से निकलना ही सही समझा। कुछ ही दूरी पर चलते चलते मुझे एक हल्की रोशनी दिखाई दी और उसे देखते ही मेरी उम्मीदों को जैसे पर लग गए। मैंने सोचा कि शायद ये रोशनी किसी दुकान या चाय के ढाबे की होगी और वहाँ से मुझे इलाहाबाद जाने का रास्ता मिल ही जाएगा। मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जगी है कि अब मैं इस खौफनाक जगह से दूर जा सकता हूँ। जैसे जैसे मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन जैसे ही मैं रोशनी के पास पहुंचा, मेरी उम्मीदें एक झटके में टूट गई। वो कोई ढाबा या दुकान नहीं थी। वहाँ पर वही लड़की खड़ी थी, वही लड़की जो पहले भी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसकी मौजूदगी ने मेरे पूरे शरीर को ठंडा कर दिया। उसकी आंखें इस बार पहले से कहीं ज़्यादा अजीब लग रही थी। उनमें एक गहरा और भयानक क्रोध था, मानो वो किसी से बदला लेने के इरादे से वहाँ खड़ी हो। मैंने कुछ कदम पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। उस लड़की ने धीरे धीरे मेरे पास आना शुरू किया। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ गुस्सा ही नहीं, बल्कि किसी नफरत का भी अंश था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, सिवाय उस भयानक क्रोध के। वो मेरे बिल्कुल करीब आई और बोली, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? उसके चेहरे की गंभीरता और उसकी आंखों की गहराई मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि इस लड़की का यहाँ होना कोई साधारण बात नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे जाल में फंस गया हूँ जिससे अब बाहर निकल पाना मुश्किल है। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था। मैं वापस स्टेशन की तरफ पूरी ताकत से दौड़ने लगा और पीछे मुड़कर देखा तो वो अब भी मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे का वो भयानक भाव मेरे दिल में खौफ भर रहा था। जैसे ही मैं स्टेशन की ओर लौटने लगा, मुझे फिर वही मूंगफली वाला बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मैंने उससे कुछ कहने की कोशिश की, पर उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तू अभी तक यहाँ है बेटा, ये जगह तेरे लिए नहीं है।
उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगा दी और किसी तरह नैनी जंक्शन पहुंच गया। वहां पहुंचकर मेरी सांसें थौकनी जैसे चल रही थी। रात के उस सुनसान स्टेशन पर खड़े होकर मैंने आसपास देखा, पर वो लड़की, बूढ़ी औरत और मूंगफली वाला कहीं नजर नहीं आए। अब मैं समझ चुका था कि मैं किसी अनजान शक्ति के बीच फंस गया हूं। किस्मत से ट्रेन अब भी स्टेशन पर ही खड़ी थी। मैं बिना समय गंवाए ट्रेन में वापस चढ़ गया। ट्रेन ने जब चलना शुरू किया तब जाकर मेरे राहत की सांस ली। इलाहाबाद पहुंच तो गया था मैं, मगर मेरा मन अब यहाँ नहीं लग रहा था और ना ही पेपर देने का कर रहा था। मगर मैं फिर भी पेपर देने गया और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं अपने घर को वापस लौट गया। मेरे मन में वो खौफनाक यादें अब हमेशा के लिए बस गई हैं, जो मिटाने से भी कभी मिटने वाली नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।